गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। लो उठ गए लॉर्ड साहब, वक्त देखा है आपने? सुबह के 10 बज चुके हैं और ये महाशय अब अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं। सॉरी पापा, वो रात में नींद जरा देर से आई मुझे। अच्छा, तो जरा हमें भी तो पता चले कि बरखुरदार ऐसे कौन से असाइनमेंट में बिजी थे। क्या आप भी सुबह सुबह मेरे बेटे के पीछे पड़ गए? अगर मैं इसके पीछे नहीं पड़ा ना तो ये दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगा। अरे इसकी उम्र में मैं कितनी मेहनत करता था पता भी है। ओहो, अब छोड़िए ना ये सब, चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। बात को टालो मत सरिता, इसकी उम्र के सैकड़ों नौजवान मेरी फैक्ट्री के बाहर अपना बायोडेटा लेकर खड़े रहते हैं कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए वहां। और एक ये है, शुक्र मनाओ बेटा कि तुम ओम प्रकाश खुराना के बेटे हो, वरना। बस बहुत हो गया जी, रोज रोज ये सब ठीक नहीं लगता। मैं समझाऊंगी उसे। अब बात खत्म कीजिए और नाश्ता कर लीजिए। दरअसल ओम प्रकाश खुराना की गिनती शहर के नामी और रईस लोगों में होती थी। खुराना एंड सन्स के इकलौते मालिक ओम प्रकाश खुराना को जितना अपने पैसों और अपने रुतबे का घमंड था, उनका बेटा शेखर उतना ही सादा और सरल था। साथ ही उसे अपने पिता के बिजनेस में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो लिटरेचर पढ़कर एक राइटर बनना चाहता था। ओम प्रकाश के जाते ही शेखर की माँ ने उससे कहा, देख बेटा, तू पापा की बातों को दिल से ना लगाना, वो तेरे भले के लिए कहते हैं। अब अगर तू उनके साथ फैक्ट्री जाएगा, काम वाम सीखेगा, तभी तो हमारी फैक्ट्री और बड़ी होगी। और फिर मैं तेरी शादी शहर के सबसे अमीर खानदान की बेटी से करूंगी। बस फिर उसके बाद ना तुझे मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही मुझे, समझा? मॉम आप भी कमाल हो, आप तो मेरी शादी में भी बिजनेस और पैसा ढूंढने लगी। हाँ तो खुराना परिवार के इकलौते बेटे की शादी ऐसे ही किसी से भी थोड़ी ही हो जाएगी। शेखर अपनी माँ की बात सुनकर हंसा और फिर घर से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? कुछ नहीं माँ, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, फिर वहां से लाइब्रेरी जाऊंगा। शेखर अपने दोस्त सूरज से मिलने जा रहा था, जो कॉलेज में उसका क्लासमेट था। दोनों उस दिन एक रेस्टोरेंट में मिले। तभी शेखर की नजर बगल वाली टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बला की खूबसूरत थी और शेखर चाहकर भी उस लड़की के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। सूरज शेखर से लगातार बातें कर रहा था, मगर शेखर बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। और ठीक उसी वक्त, मिस मानसी, आपका ऑर्डर रेडी है। ओके थैंक्स। शेखर को अब उस लड़की का नाम भी पता चल चुका था। मानसी था, जिसे पहली ही नजर में शेखर अपना दिल दे बैठा था। ओ हेलो, कहाँ खो गया भाई? मिल गई भाई, तेरी भाभी मिल गई मुझे। अबे कौन, कहाँ? वो देख, वही बनेगी मेरी दुल्हन मानसी। शेखर भी दिखने में कुछ कम नहीं था। उसने मानसी से हल्का इंट्रोडक्शन लिया और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो गए थे। अब तो मुलाकातों का दौर चल पड़ा। ऐसे ही एक दिन जब एक पार्क में मानसी और शेखर साथ में घूम रहे थे, तब शेखर ने मानसी से पूछा, मानसी, तुमने कभी अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया? वो इसलिए बिकॉज आई एम अलोन। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है शेखर। अरे ऐसा फिर कभी मत बोलना, मैं और मेरा परिवार है ना। शेखर के ऐसा कहने के बाद मानसी उसके साथ भविष्य के सुहाने सपने बुनने लगी। मानसी ये तो जानती थी कि शेखर किसी अमीर घर से है, मगर वो शहर के नामी खुराना परिवार से है, ये बात मानसी को पता नहीं थी। लेकिन जब पहली बार शेखर मानसी को अपने घर लेकर गया, तब मानसी शेखर के घर की शानो शौकत देखकर हैरान रह गई। हाँ तो मानसी, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? मम्मी मानसी के मॉम डैड नहीं है। अच्छा, तो बेटा कॉलेज की फीस और बाकी खर्चे वगैरह कैसे मैनेज करती हो? वो आंटी, मेरे डैड काफी बड़ा बिजनेस खड़ा करके गए मेरे लिए, जिसे फिलहाल मेरे एक रिश्तेदार संभाल रहे हैं। असम में चाय के कई बागान हैं हमारे। अब फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शेखर के पापा से बात करूंगी तुम दोनों को लेकर। ये जानकर कि मानसी अनाथ होते हुए भी काफी अमीर है, सरिता फौरन उसके और शेखर के रिश्ते के लिए मान गई। उसने शेखर के पिता को भी मना लिया। कुछ ही महीनों के अंदर शेखर और मानसी की शादी हो गई। और फिर, अच्छा ये बताओ डार्लिंग, हनीमून के लिए कहाँ चलना है? अब एक काम करते हैं, असम चलते हैं। इसी बहाने तुम्हारे चाय के बागान भी देख लेंगे और तुम बिजनेस कैसा चल रहा है ये भी देख लेना। नहीं, वहां तो मैं बचपन से ही रही हूँ, कहीं और चलते हैं ना। शादी के बाद मानसी ने अपने ससुर ओम प्रकाश खुराना की फैक्ट्री का सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभाल लिया, जो शेखर कभी नहीं कर पाया था। पढ़ने लिखने में होशियार मानसी ने सब कुछ जल्दी सीख लिया। मानसी की मेहनत से उसके ससुर ओम प्रकाश बहुत खुश थे।
दूसरी तरफ मानसी ने अपनी सास को खुश करने के लिए सारे पैतरे आजमाने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक, शेखर, मानसी, जल्दी आओ, देखो इन्हें क्या हो गया। शेखर और मानसी भागकर सरिता के कमरे में पहुंचे। मानसी को देखते ही अंदाजा हो गया कि उसके ससुर ओम प्रकाश को पैरालिसिस अटैक पड़ा है। शेखर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और वो तीनों उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। ओम प्रकाश अब डॉक्टरों की निगरानी में थे और उनका लंबा इलाज चलने वाला था। फैमिली बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी अब मानसी पर आ गई थी। इसी बीच मानसी को पता चला कि उसके ससुर ने एक काफी बड़ा बिजनेस लोन लिया हुआ था, जिसकी किश्तें वो लंबे वक्त से भर नहीं पा रहे थे और लोन कंपनी की तरफ से लगातार नोटिस आ रहे थे। फैक्ट्री नीलाम होने की कगार पर थी। सरिता और शेखर को जब ये बात पता चली तो उनकी हालत भी खराब हो गई। सरिता लगातार मानसी से उसके मायके के बिजनेस को उसके ससुराल के बिजनेस में शामिल करने को कहती रही, लेकिन मानसी हर बार बात को टालती रही। फिर एक दिन जब मानसी सुबह सुबह अकेली कहीं जाने के लिए निकली तो सरिता ने उसका पीछा किया और फिर कुछ दूर जाकर जब मानसी अपनी गाड़ी से उतरकर झुग्गी बस्ती में बने एक टूटे फूटे मकान के अंदर चली गई तो सरिता हैरान रह गई। वो उस मकान की खिड़की के पास जाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगी और फिर, माँ, पिताजी देखिए मैं आ गई। अरे मानसी बिटिया, कैसी हो? दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, मैंने अपने ससुराल में भी कुछ बताया नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं, पर धीरे धीरे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर एक दिन मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलवाऊंगी, ये वादा है मेरा। दरअसल मानसी के माता पिता ने ना तो उसके लिए चाय के बागान छोड़े थे और ना ही उनकी मौत हुई थी। मानसी एक गरीब घर से थी और शेखर से बेनतहा प्यार करने लगी थी। उसे खो देने के डर से उसने अपने बारे में इतना बड़ा झूठ बोला। मानसी की सच्चाई जानकर सरिता का पारा बहुत गर्म था, लेकिन वो वहां से बिना कुछ कहे वापस अपने घर चली गई और मानसी भी कुछ देर बाद फैक्ट्री चली आई। फैक्ट्री में उस दिन बहुत चहल पहल थी। शाम को मानसी का मूड बहुत अच्छा था। जब वो घर पहुंची तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था, लेकिन दरवाजे से अंदर घुसते ही, वहीं रुक जा, मेरे घर की चौखट पार करने की तेरी औकात नहीं है, धोखेबाज। तुमने मुझसे भी झूठ बोला मानसी, क्यों? मानसी को समझने में देर नहीं लगी कि उसका सच अब किसी से छिपा नहीं था और घबराहट में उसके हाथ का मिठाई का डिब्बा नीचे जमीन पर गिर गया। ये मिठाई हमारी बर्बादी की खुशी में लाई है ना तूने ही बर्बाद किया है हमें। मानसी कोई सफाई दे पाती उससे पहले ही सरिता ने एक सूटकेस मानसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पकड़ और निकल जा यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। डिवोर्स के कागज तेरी उस झोपड़ी में पहुंच जाएंगे, समझी? और हाँ, धोखा देकर जो मेरे बेटी की जिंदगी तूने बर्बाद की है ना, उसका हिसाब पुलिस आकर लेगी तुझसे और तेरे उन मक्कार फटीचर माँ बाप से भी। मानसी बहुत भारी मन से अपना सामान लेकर वहां से चली गई। सरिता और ओम प्रकाश भड़के हुए थे और शेखर बहुत दुखी था। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस लोन कंपनी से ओम प्रकाश ने लोन लिया हुआ था, उससे जुड़ा एक आदमी ओम प्रकाश के घर पहुंचा और फिर, मिस्टर खुराना, ये रही आपके लोन की एनओसी है। पर ये कैसे? अरे मानसी मैडम ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? उन्होंने शहर के बिजनेस टाइकून वडानी ग्रुप से एक बहुत बड़ी डील साइन की है। उस डील का एडवांस पेमेंट सीधे हमें ट्रांसफर किया गया है। तो नाउ यू कैन रिलैक्स। अब आप पर हमारा कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है। ओम प्रकाश खुराना खुश भी थे और हैरान भी। तभी उनका फोन बजा। फोन उनकी फैक्ट्री के मैनेजर का था। गुड मॉर्निंग सर, वो मानसी मैडम से बात करनी थी। उनका फोन स्विच ऑफ है और वो अभी तक ऑफिस भी नहीं आई। मुझे बताओ क्या बात है? सर, वडानी ग्रुप के 2 कंसाइनमेंट हमने पहले पहुंचा दिए हैं। वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत खुश हैं और उनकी तरफ से नए ऑर्डर भी मिल गए हैं। ये सब मानसी मैडम की मेहनत है सर, वरना हम सब तो हिम्मत ही हार बैठे थे। फोन रखते ही ओम प्रकाश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सब कुछ शेखर और सरिता को बताया। ये सच था कि मानसी ने खुद के बारे में झूठ बोलकर गलती की थी, लेकिन उसकी मंशा कभी गलत नहीं थी। ये अब जाकर शेखर और उसके परिवार को समझ आया था। अब सब कुछ फिर से ठीक होने वाला था, क्योंकि शेखर और उसका परिवार सब कुछ भुलाकर एक बार फिर अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस लाने के लिए निकल पड़ा था। मायागंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी,
क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे खुचे 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन? पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो आ गई काली कलूटी अपने बॉय कट बालों के साथ रैम्प वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माँ इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती हैं। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, निहारिका देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की। बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारी। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको?
अरे पल्लवी, हाथ मत लगा इस बुढ़िया को, देख नहीं रही इसे कोढ़ है, कहीं तुझे न फैला दे। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती फिर। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा, मुझे इस कोढ़ ने जकड़ रखा है। मैं हर रोज इससे सड़ कर मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाब और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोढ़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया, ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद कामना और निहारिका पल्लवी को खूब प्यार